नमस्कार, विद्या संसार में आपका स्वागत है। आज हम जिस टॉपिक को समझेंगे वो है हिंदी वर्णमाला और विशेष रूप से स्वरों का विज्ञान। इस वीडियो में बताई गई जानकारी को मैंने स्रोत से ही लिया है और इसे बिल्कुल उसी क्रम में सरल उदाहरणों के साथ समझाऊंगा जैसा स्रोत में बताया गया है। और सच कहूं तो ये चर्चा बहुत ही मजेदार होने वाली है, क्योंकि हम अक्सर हिंदी व्याकरण को बस स्कूल के एक किताब समझकर छोड़ देते हैं। बिल्कुल। मतलब अगर हम संगीत की बात करें, जैसे गिटार का कोई तार छेड़ना हो या पियानो बजाना हो, तो दिमाग में एक बहुत ही स्पष्ट तस्वीर बनती है ना? हाँ, एकदम यांत्रिक और सटीक तस्वीर। हाँ, मतलब एक खास जगह पर दबाव डाला, एक कंपन हुआ और एक सटीक धुनी पैदा हो गई। ये तो पूरी तरह से भौतिकी है। लकड़ी और तारों का एक गणितीय संबंध होता है। सही कहा। और किसी भी वाद्य यंत्र में तनाव या उसके खाली स्थान का आकार ही तय करता है कि आवाज कैसी होगी। वायलिन और ड्रम की आवाज अलग इसीलिए होती है क्योंकि उनका विज्ञान अलग है। लेकिन यहाँ सोचने वाली बात यह है कि इंसान हर दिन बोलता है, लगातार बातें करता है, पर शायद ही कभी इस बात पर ध्यान जाता है कि हमारा खुद का शरीर, हमारे फेफड़े, गला, जीभ, होंठ, ये सब अपने आप में एक बेहद जटिल वाद्य यंत्र है। बहुत ही खूबसूरत तुलना है ये। और आज की इस डीप डाइव में हम इसी वाद्य यंत्र के शीट म्यूजिक को डिकोड करने वाले हैं। बिल्कुल। और इसके लिए हमने जो स्रोत खंगाले हैं, विशेष रूप से एक प्रसिद्ध शिक्षक अंकित भाटी सर की क्लास का ट्रांसक्रिप्ट, वो बहुत कुछ बदल देता है। हाँ, वो क्लास यूपी पुलिस परीक्षा के लिए डिजाइन की गई थी, लेकिन जब आप उसके ट्रांसक्रिप्ट को गहराई से पढ़ते हैं तो वो केवल नियमों का पुलिंदा नहीं लगता। सही कहा। वो वास्तव में शरीर विज्ञान और भौतिकी का एक शानदार नक्शा पेश करती है। तो चलिए इस वाद्य यंत्र के रहस्य को खोलते हैं। शुरुआत कहाँ से करें? इसे समझने के लिए सबसे पहले हमें भाषा की बिल्कुल नींव में जाना होगा। जैसे किसी इमारत को समझने के लिए उसकी ईंटों को समझना पड़ता है ना। हाँ, बिल्कुल। तो भाषा के ढांचे को समझने के लिए उसकी सबसे छोटी इकाई को देखना होगा। और अगर सबसे छोटी इकाई की बात करें, तो विज्ञान में ब्रह्मांड की सबसे छोटी इकाई परमाणु यानी एटम को माना जाता है। जी हाँ, जिससे मिलकर हर बड़ी चीज बनती है। तो अगर हम अपनी भाषा के इस विशाल ब्रह्मांड को देखें तो उसकी सबसे छोटी इकाई क्या है? मतलब आमतौर पर तो यही लगता है कि क, ख या ग ही सबसे छोटी इकाइयां हैं। क्या यही भाषा के परमाणु हैं? ये एक बहुत ही आम धारणा है, लेकिन क्लास के नोट्स में एक बहुत ही बारीक और वैज्ञानिक अंतर स्पष्ट किया गया है। अच्छा, वो क्या है? जिसे हम सामान्य बोलचाल में अक्षर कहते हैं, जैसे क, वो वास्तव में भाषा की सबसे छोटी इकाई नहीं है। क अपने आप में एक स्वतंत्र ध्वनि नहीं है। रुकिए, क में दो ध्वनियां कैसे हो सकती हैं? मतलब अगर मैं क बोलता हूं तो मुझे तो बस एक ही आवाज सुनाई देती है। तो इसे थोड़ा धीमा करके बोलकर देखिए। जब क का उच्चारण खत्म होता है तो अंत में हवा का एक खुला प्रवाह होता है। क। अरे हाँ, बाद में अ की आवाज आती है। बिल्कुल। वास्तव में यह क मतलब आधा क जिसमें हलंत लगा हो और अ स्वर के मिलने से बना है। इसे ही अक्षर कहते हैं। अच्छा, क्योंकि ये दो हिस्सों से मिलकर बना है और इसे तोड़ा जा सकता है। सही कहा। लेकिन अगर हम भाषा की उस सबसे छोटी अविभाज्य इकाई की बात करें जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते, तो उसे वर्ण कहा जाता है। मतलब वो हलंत लगा हुआ क जिसमें से अ की मात्रा पूरी तरह से बाहर निकाल ली गई है। जी बिल्कुल वही। मैं इसे जरा कोशिश करके देखता हूं। अगर मैं क बोलने की कोशिश करूं और अंत के अ को रोक दूं, क क ये तो बस गले में एक रुकावट भरे, कोई साफ आवाज ही नहीं आ रही। और यही रुकावट शुद्ध व्यंजन है। और इसी संदर्भ में ध्वनि और वर्ण का एक बहुत ही दिलचस्प पहलू सामने आता है। वो क्या? ये दोनों वास्तव में एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जब वह सबसे छोटी इकाई केवल हवा में गूंजती है मौखिक रूप में, तो उसे ध्वनि कहते हैं। लेकिन ध्वनि तो हवा में गायब हो जाती है। बिल्कुल। और इसीलिए जब हम उसी ध्वनि को पकड़कर कागज पर एक आकार दे देते हैं तो वो लिखित रूप में वर्ण बन जाता है। ध्वनि कान के लिए है और वर्ण आंख के लिए। अरे वाह, ध्वनि का दृश्य रूप ही वर्ण है। ये बहुत ही तार्किक बात है। और इन वर्णों की व्यवस्था को ही हम वर्णमाला कहते हैं। हाँ, लेकिन नोट्स ये भी साफ करते हैं कि वर्णमाला केवल वर्णों की कोई भीड़ नहीं है।
मतलब अगर सारे वर्णों को एक बोरी में भरकर जमीन पर बिखेर दें तो वो वर्णमाला नहीं होगी। बिल्कुल नहीं। वर्णमाला की परिभाषा बहुत ही सख्त है, वर्णों का व्यवस्थित समूह। और शायद देवनागरी लिपि की यही सबसे बड़ी वैज्ञानिक खूबी है जो इसे दुनिया की कई लिपियों से अलग करती है। एकदम सही। अंग्रेजी के ABCD में अक्षरों का क्रम उतना ध्वन्यात्मक नहीं लगता। ए के बाद बी क्यों आता है, इसके पीछे कोई शारीरिक विज्ञान नहीं है। हाँ, लेकिन देवनागरी में हर ध्वनि को एक बहुत ही सटीक क्रम में रखा गया है। आवाज गले से शुरू होकर होंठों तक कैसे यात्रा करती है, ये उसी पर आधारित है। और यही इसे इतना अमेजिंग बनाता है। अब वर्णों को मुख्य रूप से 2 बड़े परिवारों में बांटा जाता है, स्वर और व्यंजन। और आज हमारी ये पूरी चर्चा स्वरों पर केंद्रित है, क्योंकि जैसा कि मैंने अभी क बोलकर महसूस किया, व्यंजन तो वैसे भी बिना स्वरों की मदद के बेजान है। बिल्कुल, व्यंजन बिना स्वर के बोले ही नहीं जा सकते, लेकिन स्वर पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। तो स्वरों की परिभाषा क्या हुई? स्वर वे ध्वनियां हैं जिनके उच्चारण में हवा फेफड़ों से निकलकर बिना किसी रुकावट के, बिना घर्षण के सीधे मुंह से बाहर आती है। मतलब एक खुली नली से बहने वाली हवा की तरह? हाँ, वे आत्मनिर्भर हैं, लेकिन यहाँ एक रहस्य है जो व्याकरण की किताबों में हमेशा उलझन पैदा करता है। मुझे पता है आप किस तरफ इशारा कर रही हैं। अगर कोई पूछे कि हिंदी में कुल स्वर कितने हैं, तो अलग-अलग नंबर मिलते हैं। बिल्कुल, और ये उलझन बहुत आम है। ये तो मुझे हमारे सौरमंडल के उस प्लूटो ग्रह की याद दिलाता है, जिसे कभी ग्रहों की सूची में रखा जाता है और कभी बाहर निकाल दिया जाता है। प्लूटो वाला ये उदाहरण यहाँ बहुत ही सटीक बैठता है। हिंदी वर्णमाला में भी कुछ ध्वनियां ऐसी हैं जो पहचान के संकट से जूझ रही हैं। तो इसका असल गणित क्या है? इसे हमेशा के लिए सुलझा लेते हैं। स्वरों की संख्या इस बात पर निर्भर करती है कि आप किस पैमाने पर उन्हें तौल रहे हैं। सबसे पहला है विशुद्ध उच्चारण का पैमाना। अच्छा, तो इसके हिसाब से कितने स्वर हैं? प्रसिद्ध वैयाकरण कामता प्रसाद गुरु जी के अनुसार अगर केवल कान को क्या सुनाई दे रहा है उस पर ध्यान दे तो स्वरों की संख्या केवल 10 है। केवल 10? तो हमारी जो पारंपरिक लिस्ट है उसमें से कौन सी ध्वनि बाहर हो गई? री, ऋषि वाला री। ऐसा क्यों? क्योंकि जब हम री का उच्चारण करते हैं तो मुंह से जो आवाज निकलती है वो व्यंजन र और उस पर लगी ई की मात्रा के बिल्कुल समान होती है। ओहो, र और ई, री। हाँ, कांत्र से एक स्वर के रूप में नहीं पहचानता। बिल्कुल, इसलिए उच्चारण के आधार पर संख्या केवल 10 रह जाती है। ठीक है, ये तो कानों का नजरिया हो गया, लेकिन जो मानक रूप है जिसे सरकार मानती है उसके अनुसार क्या गणित है? जो हमारा हिंदी निदेशालय है उसके अनुसार स्वरों की संख्या 11 मानी जाती है। तो इसमें री को वापस शामिल कर लिया जाता है। हाँ, क्योंकि लिखित रूप में देवनागरी लिपि में री की अपनी एक अलग मात्रा होती है और ये स्वतंत्र स्वर की तरह काम करता है, जैसे कृपा या पृथ्वी शब्दों में। लेकिन जो पुरानी पीढ़ी के लोग हैं जिन्हें दशकों पहले स्कूल में पढ़ाया गया था, उन्हें तो 13 स्वर ही रटाए गए थे। सही कहा, आ से लेकर अंत में अंग और आह तक। तो उनका क्या हुआ? उन्हें भी तो उसी पंक्ति में बिठाया जाता था। और यहीं पर आपका प्लूटो वाला सिद्धांत काम आता है। वे अंग यानी अनुस्वार और आह यानी विसर्ग ही इस वर्णमाला के प्लूटो हैं। अच्छा, तो आधुनिक व्याकरण में इन्हें बाहर कर दिया गया है। हाँ, इन्हें स्वरों की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। इन दोनों को एक विशेष नाम दिया गया है, अयोगवाह। अयोगवाह। ये शब्द तो काफी भारी भरकम लग रहा है। इसका असल मतलब क्या है? अगर इसे सरल भाषा में तोड़ें तो अयोगवाह का मतलब है वे ध्वनियां जो ना तो पूरी तरह से स्वर हैं और ना ही पूरी तरह से व्यंजन है। मतलब ये दोनों के बीच की कड़ी हैं। एक तरह से हाँ। दिखने में ये स्वरों जैसे कपड़े पहनती हैं, जैसे अ के ऊपर बिंदी, लेकिन इनका उच्चारण बिना किसी स्वर के सहारे के हो ही नहीं सकता। तो ये किसी एक खेमे में फिट नहीं होती, इसीलिए इन्हें वर्णमाला में एक अलग वीआईपी कॉर्नर दे दिया गया, अयोगवाह। बिल्कुल। तो गणित साफ है, उच्चारण के अनुसार 10, मानक लेखन के अनुसार 11 और पुरानी परंपरा के अनुसार 13। ये बहुत ही तार्किक स्पष्टीकरण है। अब गिनती पूरी हो गई तो अगला कदम आता है इन्हें मापने का। हाँ, और यहाँ व्याकरण भौतिक विज्ञान या संगीत की तरह व्यवहार करने लगता है। नोट्स में इन्हें विभाजित करने का पहला तरीका समय या मात्रा बताया गया है। जैसे संगीत में ताल और बीट्स होती है ना? कोई सुर सिर्फ एक बीट का होता है और कोई सुर 2 ना 4 बीट तक खिंचता है। बिल्कुल वैसा ही हमारी वर्णमाला के स्वर भी सिंगल बीट और डबल बीट के फॉर्मूला पर काम करते हैं।
व्याकरण की भाषा में इसे उच्चारण काल कहा जाता है। तो इसके आधार पर स्वरों को कितनी श्रेणियों में बांटा गया है? मुख्य रूप से 3 श्रेणियों में, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। तो ये जो ह्रस्व है, ये सबसे छोटी बीट होनी चाहिए? हाँ, ह्रस्व स्वर, जिन्हें लघु या मूल स्वर भी कहते हैं, वे हैं जिनके उच्चारण में सबसे कम समय लगता है। मतलब एक पलक झपकने जितना समय? बिल्कुल। ये है अ, ए, उ और री। ये 4 ध्वनियां ही पूरी वर्णमाला का बीज है। बाकी सारे स्वर इन्हीं के मिलने से बने हैं। तो ये भाषा के प्राइमरी कलर्स की तरह हो गए। ये हो गई सिंगल बीट। अब डबल बीट पर आते हैं, जिन्हें दीर्घ स्वर कहा जाता है। दीर्घ का मतलब ही होता है बड़ा या लंबा। इनके उच्चारण में ह्रस्व स्वरों की तुलना में दोगुना समय लगता है। जैसे अ को जब दोगुना खींचते हैं तो वो आ बन जाता है। सही। ई का ई और ऊ का ऊ। इसके अलावा ए, ओ और ओ भी इसी श्रेणी में आते हैं। यहाँ नोट्स में एक बहुत ही दिलचस्प बात लिखी है। ये जो डबल बीट वाले स्वर हैं, इनमें से कुछ सजातीय है और कुछ विजातीय या संयुक्त। हाँ, ये बिल्कुल केमिस्ट्री के मॉलिक्यूल्स के आपस में जुड़ने जैसा है। मतलब एक ही परिवार की 2 ध्वनियां। हाँ, सजातीय दीर्घ स्वर वो होते हैं जहां एक ही परिवार के स्वर मिलते हैं, जैसे अ और अ मिलकर आ बनाते हैं। और छोटी ई और छोटी ई मिलकर बड़ी ई बनाती हैं। ये एक ही डीएनए के हैं। तो फिर विजातीय या संयुक्त स्वर क्या हैं? यहीं पर भाषा का असली विज्ञान चमकता है। संयुक्त स्वर वो है जो 2 अलग-अलग परिवारों के स्वरों के मिलने से बनते हैं। जैसे ए। एड़ी वाला ए। हाँ, ये कोई स्वतंत्र ध्वनि नहीं है। ये अ और ई के तेजी से मिलने का परिणाम है। जरा ट्राई करते हैं। अ ई ए। अरे हाँ, ये तो अपने आप ए या ए की आवाज में बदल रहा है ना मजेदार? आपको कुछ अलग से नहीं करना पड़ा। मेरा मुंह खुद ब खुद उस ध्वनि को सिंथेसाइज कर रहा है। और अगर अ और ऊ को तेजी से बोलें, अ ऊ, ओ, ये ओ बन गया। यही वो ध्वनि की है जिसे हमारे पूर्वजों ने हजारों साल पहले समझ लिया था। 2 अलग आवृत्तियों के टकराने से एक नई ध्वनि पैदा होती है। ये तो कमाल की बात है। अच्छा, सिंगल और डबल बीट तो समझ आ गए, लेकिन एक तीसरी श्रेणी भी है, प्लुत स्वर। क्या ये ट्रिपल बीट है? हाँ, ट्रिपल बीट या उससे भी ज्यादा। प्लुत स्वर वो है जहां ध्वनि को सामान्य से कई गुना ज्यादा लंबा खींचा जाता है। इसका प्रयोग तो रोजमर्रा की बातचीत में कम ही होता होगा। सामान्य बातचीत में कम होता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है जब हम ओम का उच्चारण करते हैं। वो जो ओम का खिंचाव है वो प्लुत है। और शायद जब हम किसी को दूर से आवाज लगाते हैं, जैसे रा आ अम। एकदम सही। ध्वनि तरंगों को लंबी दूरी तक यात्रा कराने का ये एक प्राकृतिक तरीका है। ये तो समय और लय का गणित हो गया। लेकिन अब हम उस हिस्से में आ रहे हैं जो मुझे सबसे ज्यादा रोमांचक लगा, हमारे मुंह का शारीरिक नक्शा। और यही साबित करता है कि वर्णमाला मानव शरीर की इंजीनियरिंग का गहरा अध्ययन है। सच कहूं तो हम दिन भर बोलते हैं, लेकिन कभी सोचते नहीं कि ई बोलने के लिए जीभ को आगे करना है या ओ के लिए होंठ गोल करने हैं। क्योंकि सालों के अभ्यास से यह हमारी मस्कुलर मेमोरी बन चुका है। दिमाग इतनी तेजी से सिग्नल भेजता है कि हमें एहसास ही नहीं होता। लेकिन जब इसे धीमी गति में डिकोड करते हैं तो दिखता है कि हर स्वर के लिए जीभ और होठों की एक विशिष्ट ज्योमेट्री होती है। बिल्कुल। और नोट्स में इसे याद रखने की कुछ बहुत ही दिलचस्प ट्रिक्स दी गई हैं। चलिए जीभ की स्थिति से शुरू करते हैं। हाँ, बोलते समय जीभ के किस हिस्से में खिंचाव हो रहा है, इसके आधार पर स्वरों को अग्र, मध्य और पश्च में बांटा गया है। जीभ को एक झूला मान लीजिए। अग्र स्वर वे हैं जिन्हें बोलते समय जीभ का अगला हिस्सा सक्रिय होता है। इसकी ट्रिक है अग्रिय। अग्रिय। ये शब्द सुनते ही ए, ई, ए और ए की ध्वनियां दिमाग में आती हैं। और ये चारों ही अग्र स्वर हैं। आप ई या ए बोलेंगे तो जीभ का अगला हिस्सा ऊपर उठेगा। ई, ए। हाँ, सारा फोकस सामने के दांतों के पीछे है। और मध्य स्वर? मध्य स्वर सबसे शांत और आलसी स्वर है। ये केवल एक है, अ। इसे उदासीन स्वर भी कहते हैं। उदासीन मतलब एकदम न्यूट्रल। हाँ, क्योंकि अ बोलते समय जीभ अपनी प्राकृतिक जगह पर आराम से पड़ी रहती है, कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। और जो बच गए वो स्वाभाविक रूप से पश्च स्वर बन जाते हैं। सही कहा। आ, ऊ, ओ, औ, ये सब पश्च स्वर हैं।
इन्हें बोलते समय जीभ का पिछला हिस्सा सिकुड़ता है। हाँ, आवाज सीधे गले की गहराई से आ रही है। तो ये तो जीभ का काम हो गया। अब मुंह कितना खुलता है उसका भी विज्ञान है। बिल्कुल। नोट्स में इसके लिए संवृत, अर्धसंवृत और विवृत जैसे शब्द हैं। सुनने में तो ये किसी मेडिकल टेक्स्ट बुक जैसे लगते हैं। लेकिन इनकी ट्रिक बहुत मजेदार है। संवृत का मतलब है लगभग बंद। इसकी ट्रिक है सुई। सुई। जैसे सुई चुभने पर इंसान दर्द से मुंह बंद कर लेता है। हाँ, और सुई शब्द में ऊ और ई ध्वनियां हैं, यानी ऊ, ऊ, ई, ई। ये चारों संवृत स्वर हैं। तो इसमें मुंह लगभग बंद रहता है। हाँ। जीभ तालू के इतने करीब होती है कि हवा निकलने के लिए बस एक सुई जितनी बारीक जगह बचती है। ऊ, ई। हाँ, दांत लगभग मिले हुए हैं और हवा एक पतली दरार से सीटी की तरह बाहर आ रही है। और अर्धसंवृत क्या है? इसका मतलब है आधा बंद। इसकी ट्रिक है ओए। जिसे कोई कह रहा हो, ओए रुक जा। ओए, इसमें ओ और ए आते हैं। ओ, ए। इसमें मुंह सुई से थोड़ा ज्यादा खुलता है। और इसकी ठीक विपरीत है विवृत, मतलब पूरा खुला हुआ मुंह। इसमें केवल एक स्वर है आ। हाँ, आ बोलते समय जबड़ा सबसे ज्यादा नीचे होता है, जैसे डॉक्टर गले की जांच करते समय कहता है। बिल्कुल। अब मुंह के खुलने के बाद होठों का रोल आता है, वृत्तमुखी और अवृत्तमुखी। वृत्त मतलब गोल। ऊ, ऊ, ओ। इनका उच्चारण करते समय होठ गोल हो जाते हैं। एकदम सही। ये एक प्राकृतिक मेगाफोन की तरह काम करता है। बाकी जितने भी स्वर हैं वे अवृत्तमुखी हैं। ये चर्चा इतनी दिलचस्प है कि कोई भी सुनते हुए अनजाने में ही मुंह बनाकर ये स्वर बोलने लगेगा। हाँ, ये एक पूरा फिजिकल मैप है। लेकिन एक सवाल उठता है, अगर देवनागरी इतनी प्राचीन है तो आज की बदलती दुनिया के साथ ये कैसे तालमेल बिठाती है? आपका मतलब बाहरी ध्वनियों से? हाँ, मतलब हम रोज डॉक्टर या कॉफी जैसे अंग्रेजी शब्द बोलते हैं, इनका शुद्ध उच्चारण हम देवनागरी में कैसे लिख लेते हैं, जबकि औ ध्वनि तो संस्कृत में थी ही नहीं। भाषा एक बहती नदी की तरह होती है। देवनागरी का ढांचा इतना लचीला है कि उसने आगत स्वर की अवधारणाओं को अपना लिया। आगत मतलब बाहर से आया हुआ। हाँ, जैसे ओ जो कॉफी या डॉक्टर में इस्तेमाल होता है। ये न तो पूरी तरह आ है और न ही पूरा ओ। ये दोनों के बीच का एक अडेप्टेशन है। बहुत ही स्मार्ट तरीका है। अच्छा, एक और पेचीदा विषय है अर्धस्वर। कोई ध्वनि आधा स्वर और आधा व्यंजन कैसे हो सकती है? ये बोलते समय होने वाले सूक्ष्म शारीरिक बदलावों का नतीजा है। य और व मूल रूप से व्यंजन है, लेकिन कई बार ये इतनी तेजी से फिसलते हैं कि स्वरों की जगह ले लेते हैं। इसका कोई रोजमर्रा का उदाहरण है? जैसे कौवा। कई बार लोग इसे कौवा लिखते और बोलते हैं। ओहो, जो काम होठों के जुड़ने से व कर रहा था, वही काम सीधे गले से निकलने वाले स्वर आ ने ले लिया। बिल्कुल। इसी तरह महिलाएं में अंत में स्वर ए होता है, लेकिन लोग इसे महिलाएं भी लिखते हैं, इसीलिए इन्हें अर्धस्वर कहा जाता है। समझ गया। मौका मिलने पर ये व्यंजन स्वरों का रूप ले लेते हैं। और एक आखिरी चीज, अनुनासिक और अनुस्वार का विज्ञान। अक्सर लोग चंद्रबिंदु और बिंदी को एक ही समझ लेते हैं। यह बहुत आम गलती है, लेकिन विज्ञान के नजरिए से इनमें बड़ा अंतर है। यह इस बात से जुड़ा है कि आपके शरीर का कौन सा हिस्सा गूंज रहा है। तो अनुनासिक क्या है? अनुनासिक वह ध्वनि है जहां हवा मुंह और नाक दोनों रास्तों से एक साथ बाहर आती है। इसे चंद्र बिंदु से दर्शाते हैं, जैसे गांव या चांद। हाँ, चांद बोलते समय मुंह खुला होता है और हवा नाक से भी निकलती है। और अनुस्वार इसे केवल एक बिंदी से दर्शाते हैं। इसकी ध्वनि मुख्य रूप से नाक से निकलती है, जैसे हिंदी। अच्छा। आप अपनी नाक पकड़कर हिंदी बोलने की कोशिश कीजिए, आप नहीं बोल पाएंगे। अगर कोई अभी नाक पकड़कर हिंदी बोलने की कोशिश कर रहा है तो उसे तुरंत इस विज्ञान की ताकत का एहसास हो जाएगा। बिल्कुल। तो अगर हम आज की इस पूरी यात्रा को समेटें तो हमने देखा कि हिंदी व्याकरण सिर्फ रटने वाली चीज नहीं है। नहीं, ये मानव शरीर रचना का एक सटीक गणितीय और वैज्ञानिक ऑडियो मैप है। हर एक ध्वनि, हर एक मात्रा का एक भौतिक कारण है। और इसी बात से एक बहुत ही गहरा विचार सामने आता है। वो क्या? आज के डिजिटल युग में हम अपना ज्यादातर समय किसी कांच की स्क्रीन पर टैप करते हुए या क्यूवर्टी कीबोर्ड पर खटखट करते हुए बिताते हैं। हाँ, ये तो है। जब हम कीबोर्ड पर कोई शब्द लिखते हैं तो बस एक निर्जीव प्लास्टिक का बटन दबाते हैं। उस समय हमें ये सोचने की जरूरत नहीं पड़ती कि हमारी जीभ दांतों के पीछे जा रही है या हवा नाक से निकल रही है। लिखना अब एक यांत्रिक प्रक्रिया बन गया है। बिल्कुल। लेकिन बोलना,
बोलना आज भी एक विशुद्ध शारीरिक और कलात्मक अनुभव है। क्या ऐसा हो सकता है कि कीबोर्ड की सुविधा ने हमें अनजाने में अपनी भाषा के पीछे छिपे उस गहरे विज्ञान और संगीत से दूर कर दिया है? ये सच में सोचने वाली बात है। अगली बार जब कोई शब्द बोलें या कोई स्वर लंबा खींचें तो 1 सेकंड के लिए रुककर अपने होठों और जीभ की उस जादुई हरकत को जरूर महसूस कीजिएगा। आप सिर्फ बोल नहीं रहे हैं, बल्कि अपने शरीर के वाद्य यंत्र पर एक धुन बजा रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत विचार। ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।